नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, जिसमें आज नया वीडियो भारत माता से संबंधित पैराग्राफ पर रहेगा। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा काम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो ये हिंदुस्तान का किसका नाम पे पड़ा? तो भारत के नाम पर, जो कि संस्कृत नाम है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी, जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उसे सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमारिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो यात्रा के बारे में लेखक ने कहा से कन्याकुमारी, पश्चिम उत्तर में, मतलब दूर से अगर बात करें तो खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कुमारिन तक। ठीक है। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे से जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही अभी की राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैं इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। प्राचीन महाकाव्यों, पुराण गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता था कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनके ठीक ठीक समझ में नहीं कि वो मुझसे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है, या भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े, या किसी जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक की विपरीत रहता जब तक कि वे प्रश्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे लोग, तमाम लोग, जो सब लोग इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं, और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैं उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान। साथियों, इस तरीके से ये पाठ, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता है वह सतह पर दिखाई पड़ती है, और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदत और विशेषताओं से भी। तो इसका रूप कहाँ कहाँ से है? शारीरिक रूप से है, विशेषताओं से भी है। ठीक है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान, सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, नस्लें भिन्न है, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र
हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहां के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सी पठानों से संबंधित है शैली, वो रूसी कोजक नृत्य शैली, ठीक है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि और ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। तो आप समझ लीजिए कि इस्लाम के आने से पहले ये जातियां कौन थी जो मध्य एशिया में बसी थी, तो बौद्ध थी, ठीक है। और उससे पहले वैदिक सीमांत क्षेत्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेषों में बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन में से अंतर जरूर आया, पर उन लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में ही है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इसमें गहरी छाप भारतीयता की जो है छाप वो सबसे गहरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली थी कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से ही हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौर के वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीयता विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने में आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसमें तमाम चीजों का आकार दिया था। विदेशी प्रभाव और अक्सर उन संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, मतलब मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना भी कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्व के विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत वाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर किसी की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। किसी एक देशी समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान, जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है।
इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिसकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु, उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उसके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, खैबर दर्रा जो कश्मीर में है उसको खैबर पास लिखा है, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय या बसंत ऋतु में कश्मीर की पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी है, जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम आनंद पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है जन संस्कृति के बारे में। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर में मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनमें उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन परंपरा, हिमालय मिथक और पुरा कथाओं का मेल था और उनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। कह रहे हैं कि जो पूरी तरीके से अशिक्षित लोग हैं वो भी इसी पृष्ठभूमि मतलब इसी धरती के हिस्सेदार हैं। लोग प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं जो बहुत दूर तक प्रसिद्ध हैं? रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं। ठीक है, हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में धीरे धीरे सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था। तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। तो ग्रामीण लोगों की जो नायक नायिकाएं थी वो क्या थी? पुरा कथाएं और महाकाव्य। ठीक है, और इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ दिखाई देते वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता। अवसाद मतलब दुख से। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विमुग्ध हो जाता। वे मुझे पुरानी भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात की से हैरत होती थी कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनमें भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को सांस लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालत बेहतर हों और उनके पास कुछ करने के ज्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उनसे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इनकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजार विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। तो साथियों, इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय